मंसूर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं ऑस्ट्रेलिया से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हम आपकी मदद से ये समझना चाहते हैं, ज़ाहिर है ईरान को कल तो नहीं पता लगा था कि उन पर हमला हो सकता है, ऐसा माहौल था, उनकी ये साइट्स दुनिया से ढकी छुपी भी नहीं थी, ज़ेर ज़मीन ज़रूर थी। क्या लगता है आपको, जो अमरीकी मीडिया शक का इजहार कर रहा है कि मुतासर ज़रूर हुआ होगा, शायद चंद महीने पीछे चला गया होगा प्रोग्राम, लेकिन ईरान का एटमी प्रोग्राम कोई तबाह नहीं हो गया इन हमलों के नतीजे में? ईरान की एटमी तनसीबात पे जो हमले हुए हैं उसके अंदर जो ज़्यादा नुकसान हुआ है वो इस्फहान की साइड पे हुआ है, क्योंकि वो तनसीबात ज़्यादातर ऑन ग्राउंड थी, ओवर ग्राउंड थी, जहाँ पे यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस प्रोड्यूस की जाती है, जो कि यूरेनियम अफजरदगी का फीड मटेरियल है। जो यूरेनियम अफजरदगी के दो प्लांट थे वो अंडरग्राउंड थे, पहाड़ों के अंदर, और उसके ऊपर मतजाद खबरें आ रही हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है, लेकिन एक और ताज़ा तरीन जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की लीक शुदा रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो नुकसान है उसका अंदाज़ा सही तौर पे नहीं लगाया जा सकता। मेन एंट्रेंसेस को नुकसान हुआ है, लेकिन जो सेंट्रीफ्यूजेस के कैस्केड्स थे वो काफ़ी गहराई पर थे, और अगर वो फ़र्ज़ कीजिए कि तबाह हो भी गए हैं, किसी हद तक उनको नुकसान हुआ है, तो ईरान के पास कैपेसिटी है कि वो किसी तीसरी मुकाम पे, खुफिया मुकाम पे सेंट्रीफ्यूजेस को, इसका इशारा दिया भी जा रहा था कि देयर इज अनदर फैसिलिटी एज़ वेल। जी, और ईरान ने 400 किलोग्राम जो 60% अफजदा यूरेनियम था उसको वहाँ से पहले ही मुंतकिल कर दिया था एक और महफूज मुकाम पे, और 400 किलोग्राम 60% अफजदा यूरेनियम जो है वो 9 से 10 एटमी डिवाइसेस के लिए काफ़ी है, यानी कि वो वेपन ग्रेड लेवल पे 180 या 200 किलोग्राम। तो जरा हमें समझाएंगे आप, हाउ इजी इज इट टू मूव इट, मतलब ये कितना हजम के, क्या हम अगर नीले रंग का ड्रम अगर आपने पाकिस्तान में देखा हो उसको अगर गेज बना लें तो कितने ड्रम्स में जो केमिकल ड्रम होता है हमारा, कितने ड्रम्स में ये आ जाता है, या टैंकर में आता है या कंटेनर में आता है? इसको आसान कर लेते हैं। हम देख रहे थे कुछ फुटेजेस के कुछ ट्रक्स आए हैं जो कि फोर्दो की साइड से मुंतकिल किए उन्होंने, ये जो सारा यूरेनियम था। क्या इस तरह से आसानी से हो जाता है? कितना वक्त दरकार होता है? जी हाँ, वो तो सिलेंडर्स के अंदर मूवमेंट उसकी की जाती है, अफजरदगी से पहले भी, अफजरदगी के बाद भी, और अफजदा यूरेनियम जो है वो गैस की शक्ल में होता है। अच्छा। नेचुरल यूरेनियम भी गैसियस फॉर्म में जाता है, उसके बाद भी वो गैस की शक्ल में होता है, और फिर वो इस्फहान के प्लांट पे वहाँ पे लेके जाते हैं जहाँ पे उसको मेटल में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है वो ये है कि ईरान ने अगरचे अफजदा यूरेनियम की 400 किलोग्राम प्रोडक्शन कर ली है 60% तक, लेकिन ये उसको एटम बम बनाने की सलाहियत के लिए काफ़ी नहीं है, और उसके लिए उनको वेपन डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, उसको ट्रिगर मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, उसमें बहुत सी चीज़ें, एक्सप्लोसिव लेंसेज हैं, न्यूट्रॉन सोर्स है, ट्रिगरिंग सर्किट्स हैं, वो सारी चीज़ें उनको प्रिसाइज टॉलरेंसेस पे मशीन करनी पड़ेंगी और फिर उसको टेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये बताएं मंसूर साहब, एक अच्छा प्रिसिजन के साथ बनाने के लिए कितना आप एस्टिमेट लगा सकते हैं, कितना अरसा लग सकता है? और अगर एक और इस तरह इस्तेमाल होती है डर्टी बॉम्ब, अगर वो बनाते हैं तो उसके लिए कितना वक्त लग सकता है? देखिए, डर्टी बॉम्ब के हवाले से कंफ्यूजन है। डर्टी बॉम्ब जो है वो एटमी डिवाइस नहीं होती है, और वो रेडियो एक्टिव डिवाइस होती है। सिंपल जो बॉम्ब, जो हिरोशिमा का बॉम्ब है, वो गन टाइप डिवाइस है, वो ईरान बहुत जल्दी कर सकता है, लेकिन उसके प्रॉब्लम ये है कि उसमें ईरान को 60 किलो या 70 किलो वेपन ग्रेड एनरिच यूरेनियम इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो इतना हुजम में बड़ा होगा कि उसको डिलीवर नहीं कर पाएगा। अगर डिलीवरेबल डिवाइस बनानी है तो उसके लिए इम्प्लोजन डिवाइस बनानी पड़ेगी, उसको मिनिएचराइज करना पड़ेगा ताकि मिसाइल के पेलोड के ऊपर वो मेट हो सके या क्रूज मिसाइल पे ले जाया जा सके। डॉक्टर साहब, उसके लिए 90% यूरेनियम 60 से 90% होने में कितना वक्त लगता है? और जहां हमें आपकी बातों से ये लग रहा है कि अगर 90% तक एनरिच कर भी लें, जो कि एटम बम के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो उसके बावजूद भी इतनी टेक्निकलिटीज़ हैं उसको पेलोड की सूरत में इस्तेमाल करने के लिए कि दैट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम, प्रॉब्ली ईयर्स, उसको वेपनाइज करने में। देखिए, ये तीन स्टेजेस होती हैं एटमी सलाहियत हासिल करने की। पहली स्टेज जो है वो न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल को मास्टर करना है, ताकि
एटमी ईंधन एटम बम के लिए जिसको फिसाइल मटेरियल कहते हैं उसे प्रोड्यूस किया जाए। इसके साथ एटम बम के डिज़ाइन पे और उसके ट्रिगर मैकेनिज्म पे काम करना ज़रूरी होता है। और तीसरा डिलीवरी सिस्टम है। ईरान के हवाले से ये खदशा जाहिर किया गया है कि 2004 तक उन्होंने कोई खुफिया प्रोग्राम अपना वेपनाइजेशन का उस पर काम किया था और उसके बाद वो प्रोग्राम बंद हो गया था। अब हमें ये नहीं पता कि उन्होंने सीक्रेटली इस पर कितना काम किया है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पाकिस्तान ने 1983 में पहला कोर टेस्ट किया था और 1995 में तक 24 से ज़्यादा कोर टेस्ट किए थे और उसमें 5 से 6 डिज़ाइन तैयार किए गए थे जो कि फिर मई 1998 में हॉट टेस्ट किए थे। और उसके अंदर ऐसे डिज़ाइन भी थे जो कि हवाई जहाज़ों से डिलीवर कर सकें और ऐसे भी थे जो कि मिसाइल से डिलीवर किए जा सकें। तो इस टेस्टिंग प्रोसेस के बगैर कोई मुल्क भी डिलीवरेबल इम्प्लोजन डिवाइस जो है उसको नहीं कर सकता। क्रेडिबल यानी मंसूर साहब, आप सादा अल्फाज में ये कहना चाह रहे हैं कि इसराइल का ये जो दावा था कि हमें ख़त्म कर सकता है ईरान अपने बम से, और ईरान अब पहुंचा कि तब पहुंचा, तो ऐसा कोई बम बनाना हफ्तों या दिनों या महीनों की भी इस वक्त नहीं होती बात जो ईरान से इसराइल तक इतनी दूर तक पहुंच सके। देखिए, जो हिरोशिमा का बॉम्ब था वो बड़ा सादा बॉम्ब था, गन टाइप डिवाइस थी, लेकिन उसके लिए 60 से 70 किलोग्राम उन्हें वेपन ग्रेड एनरिच यूरेनियम इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसको डिलीवर नहीं किया जा सकता एक रवायती फाइटर एयरक्राफ्ट से या मिसाइल से। तो ये जो इसराइल का ये दावा था कि ईरान के पास कैपेबिलिटी है कि उसको थ्रेटन कर सकता है विद न्यूक्लियर अटैक, तो उसकी तो एक तो ईरान के पास वेपन नहीं है, एटम बम ईरान अभी तक नहीं बना सका, ना उसका कोई प्रोग्राम ऐसा है जिसके बारे में कहा जा सके कि वो काफ़ी उसमें उसने एडवांसमेंट की हो। और आईएई की डायरेक्टर जनरल ने भी ये कहा है कि कोई सबूत नहीं है। कोई सबूत नहीं। अच्छा मंसूर साहब, एक चीज़ और जल्दी से बताइएगा, ये जो हमारे सामने पिक्चर्स आई हैं कुछ सैटेलाइट इमेजेस जिसमें बताया गया कि कितना नुकसान हुआ है, आपने जब उनको स्टडी किया तो आपकी पर्सनल असेसमेंट क्या है? क्या जो रेडिएशन है वो इतनी ज़्यादा है जिससे तखमीना लगाया जा सके? रेडिएशन तो बताया जा रहा है फैली ही नहीं, सो हम उससे क्या असेस करें? उससे क्या असेस, आपकी इंडिविजुअल असेसमेंट? देखिए, रेडिएशन तो यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम से या इवन अफजलदा यूरेनियम से रेडिएशन का खदशा नहीं होता। वो अगर एटमी पावर प्लांट पे अटैक हो जहाँ पे प्लूटोनियम हो स्पेंट फ्यूल के अंदर, वहाँ से रेडियो तापकारी का खदशा होता है। That's a very important point, क्योंकि इससे पहले डॉक्टर साहब सब लोग इसी बात पे बहस कर रहे थे कि इसी बात पे इस आर्ग्यूमेंट को बेस कर रहे थे कि यूरेनियम इन्होंने यहाँ से मूव कर दिया क्योंकि तापकारी नहीं फैली। सो अगर यूरेनियम तबाह भी होता तो तापकारी ना फैलती। नहीं, उससे तापकारी का उसका कोई खदशा नहीं। That's very important. प्लूटोनियम अगर होता, अगर प्लूटोनियम होता तो फिर तापकारी का बहुत ज्यादा खतरा था। एंड ये प्लूटोनियम मतलब ये भी क्या असलहा वेपन बनाने में इस्तेमाल होता है? जी, ये भी 2 किस्म के फिसाइल मटेरियल्स हैं जो कि एटम बम में इस्तेमाल होते हैं। एक अफजलदा यूरेनियम है वेपन ग्रेड और एक प्लूटोनियम है, और प्लूटोनियम बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर। जी प्लीज कंप्लीट योर थॉट। लेकिन जो प्लूटोनियम बॉम्ब्स हैं उनका एडवांटेज ये होता है कि वो 5 गुना कम मिकदार में उसी डिवाइस के लिए दरकार है जिसके लिए आप अफजलदा यूरेनियम यूज करेंगे। तो प्लूटोनियम ये यूरेनियम से ही अखज़ किया जा सकता है या दिस इज अनदर मटेरियल ऑल टुगेदर? जब यूरेनियम को रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो नेचुरल यूरेनियम है या एनरिच यूरेनियम है, तो उसका एक हिस्सा जो है वो प्लूटोनियम में कन्वर्ट होता है इन द नॉर्मल फिशन प्रोसेस, और उसको फिर केमिकली सेपरेट किया जाता है रीप्रोसेसिंग प्लांट। So usually the countries who have nuclear powers, they also use plutonium as an ingredient of their atomic weapons. Yes, और जितने भी एटमी सलाहियत के एटमी हथियारों वाले ममालिक हैं, न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं, उन्होंने यूरेनियम, एनरिच यूरेनियम के साथ प्लूटोनियम से भी हथियार बनाए, क्योंकि प्लूटोनियम का एडवांटेज ये होता है कि वो हल्के लेकिन ज़्यादा ताकतवर और कम हुजम के हथियार बनाने में इस्तेमाल होता है। अगर आपने टैक्टिकल वेपन बनाने हैं, थर्मोन्यूक्लियर बनाने हैं, क्रूज मिसाइल्स के लिए बनाने हैं या बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए, तो मिनिचराइज करने में प्लूटोनियम में बहुत आसानी होती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मंसूर अहमद साहब थे, और बड़ी इंफॉर्मेटिव उन्होंने हमें बातें की।